मंजिलों ने हौसलों से कहा, मुझे पाना तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मुस्कुराते हुए कहा, ये मेरी माँ का सपना है, कोई मजाक नहीं। नमस्कार, मैं मनीष कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मनीष पर। तो अगर दोस्तों आप भी किसी गवर्नमेंट एग्जाम जैसे एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपीएसआई, यूपी लेखपाल या एसएससी जीडी, इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वीडियो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों लगातार हम लोग पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास। इससे पहले हम लोगों ने मध्यकालीन भारत के इतिहास को काफ़ी अच्छे से पढ़ लिया है। अगर आपने अभी तक उन सब वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया गया है, तो आप उन सब वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि ये सब वीडियो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाली हैं। तो अगर दोस्तों आप भी अपनी उस माँ के सपने को पूरा करने के लिए पूरी शिद्दत और ईमानदारी से पसीना बहा सकते हैं तो आपका हमारे इस यूट्यूब परिवार में स्वागत है। तो आइए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे इस यूट्यूब परिवार का एक जिम्मेदार और ईमानदार सदस्य बनिए, क्योंकि उस माँ बाप के सपने को पूरा करना है, कोई मजाक थोड़ी ना है। तो आइए आज की क्लास का आगाज़ करते हैं और शुरुआत करते हैं। देखते हैं कि किस प्रकार अंग्रेज़ों ने बंगाल पे अपना शासन स्थापित किया और धीरे धीरे बंगाल से होते हुए पूरे भारत में अपना वर्चस्व स्थापित कर लेते हैं। तो आइए आज की क्लास को देखते हैं। तो कल की वीडियो में आप लोगों ने देखा कि किस तरह से अंग्रेजी कंपनी भारत में आती है और यहाँ पे व्यापार के बहाने धीरे धीरे राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू कर देती है। तो इससे पहले दो वीडियो में हम लोगों ने कंपनियों के आगमन से पुर्तगाली कंपनी, डच कंपनी, ब्रिटिश कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी के आगमन से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम लोगों ने पढ़ा। तो अगर आपने उस वीडियो को भी नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और उन सबको देख लीजिए, तब फिर इस वीडियो का आपको आनंद आएगा। तो आइए आज देखते हैं कि बंगाल पर अंग्रेज़ों का अधिकार कैसे होता है, किस प्रकार से बंगाल पर अंग्रेज़ों ने अपना आधिपत्य जमा लेते हैं। तो कहानी शुरू होती है औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 ईस्वी से। 1707 ईस्वी औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद बंगाल मुगल साम्राज्य से अलग होकर एक स्वतंत्र राज्य बन जाता है। और इसकी स्थापना कौन करता है तो मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां वही था जो औरंगजेब के समय में 1701 ईस्वी में बंगाल का सूबेदार नियुक्त हुआ था। तो देखिए पॉइंट देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि बंगाल के क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे। तो उस समय बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन सब का जो क्षेत्र था, इन सबको सिर्फ एक नाम से जाना जाता था। किस नाम से? बंगाल के नाम से जाना जाता था। तो देखिए अगला पॉइंट है कि बंगाल मुगल साम्राज्य का सर्वाधिक संपन्न राज्य था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुर्शीद कुली खां के नेतृत्व में बंगाल एक स्वतंत्र राज्य बन गया। तो किसकी मृत्यु के बाद बंगाल एक स्वतंत्र राज्य बनता है? तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद। कौन स्थापना करता है? तो मुर्शीद कुली खां। लेकिन स्वतंत्र राज्य तो बन जाता है, लेकिन जो बंगाल का नवाब था वो लगातार मुगल शासक को कर भेजा करता था। बंगाल स्वतंत्र राज्य बन जाता है, लेकिन वहाँ का जो भी नवाब होता था मुगल शासक को कर भेजा करता था। अगला पॉइंट है कि मुर्शीद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित करता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद किसने स्थानांतरित किया? तो किसने किया? मुर्शीद कुली खां ने किया था। अगला पॉइंट है कि मुर्शीद कुली खां ने नए कुलीन वर्ग का गठन किया और उनकी सहायता से बंगाल में भूराजस्व प्रथा के अंतर्गत इजेदारी प्रथा की शुरुआत की। तो इजेदारी प्रथा की शुरुआत कौन करता है? मुर्शीद कुली खां। कौन करता है? मुर्शीद कुली खां था। इजेदारी प्रथा किससे संबंधित थी? तो भू राजस्व से संबंधित थी। इजेदारी प्रथा की शुरुआत किया और तकाबी ऋण प्रदान किया। तकाबी ऋण प्रथा क्या थी कि कृषि करने से पहले राजा द्वारा, नवाब द्वारा किसानों को क्या दिया जाता था? ऋण दिया जाता था। उसी को क्या कहा गया? तकाबी प्रथा कहा गया।
अगला पॉइंट है, मुर्शीद कुली खां के बाद बंगाल में कई शासक आते हैं, लेकिन हमें उन्हीं को पढ़ना है जो ज्ञान की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तो जैसे अब अगला हम पढ़ते हैं, अगले शासक को पढ़ेंगे। देखिए, गिरिया के युद्ध में अलीवर्दी खां ने सरफराज को मारकर स्वयं को बंगाल का नवाब बनाया। तो मुर्शीद कुली खां के बाद जो सरफराज नामक एक नवाब होता है बंगाल का, उसे मार देता है। कौन मारता है? तो अलीवर्दी खां ने मार देता है और स्वयं को क्या करता है? बंगाल का नवाब घोषित करता है। अगला पॉइंट है कि अलीवर्दी खां ने मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया। जैसा कि ऊपर की पॉइंट में हम लोगों ने देखा कि बंगाल एक स्वतंत्र राज्य बन जाता है, लेकिन बंगाल का जो नवाब होता था लगातार मुगल शासक को कर भेजा करता था। लेकिन जब बंगाल का नवाब कौन बनता है? अलीवर्दी खां बनता है, तो ये मुगल शासक को कर देना बंद कर देता है। देखिए, अगला पॉइंट है कि इसके शासनकाल में बंगाल इतना समृद्ध हो गया कि इसे भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि बंगाल को भारत का स्वर्ग किसके शासनकाल में कहा गया? किसके शासनकाल में कहा जाता था? अलीवर्दी खां के शासनकाल में। अगला पॉइंट है, अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी इसका दामाद सिराजुद्दौला होता है। तो सिराजुद्दौला अब बंगाल का शासक बनता है। मेन कहानी, मेन क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलता है। तो देखिए, अंग्रेजों, फ्रांसीसियों और डचों ने बंगाल में जगह जगह पर अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित कर ली। बंगाल इतना समृद्ध हो चुका था कि उस समय अंग्रेजों ने सीधे बंगाल में, फ्रांसीसियों, डचों और अंग्रेजों ने बंगाल में जगह जगह पे अपनी कोठियाँ, अपनी बस्तियाँ खोलना शुरू कर देते हैं। तो आइए सिराजुद्दौला को देखते हैं। तो 1756 ईस्वी में सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बनता है। तो सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब कब बनता है? 1756 ईस्वी में। इसी के शासनकाल में कालकोठरी की त्रासदी नामक घटना घटी। तो ऐसा माना जाता है कि कालकोठरी एक ऐसी घटना थी जिसमें 146 अंग्रेजों को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया जाता है, और जब सुबह उस कोठरी को खोला जाता है तो उसमें लगभग 23 लोग जिंदा रहते हैं, बाकी मर जाते हैं। तो ये घटना किसके शासनकाल में होती है? तो सिराजुद्दौला के शासनकाल में होती है। सिराजुद्दौला के शासनकाल में प्लासी का युद्ध होता है। कब? 1757 ईस्वी में। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण पूछा जाता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो 1757 ईस्वी में। किसके शासनकाल में हुआ, या उस समय बंगाल का नवाब कौन था? कौन था? सिराजुद्दौला था। देखिए, प्लासी के युद्ध के बारे में डिटेल से देखते हैं। तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजों का सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। किसके मध्य? अंग्रेजों की तरफ से कौन सेनापति था? रॉबर्ट क्लाइव था, और बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला के बीच प्लासी का युद्ध होता है। सिराजुद्दौला अपने सेनापति मीर जाफर के विश्वासघात के कारण यह युद्ध हार गया। सिराजुद्दौला का उस समय सेनापति कौन था? मीर जाफर था। मीर जाफर को अंग्रेजों ने लालच दे दिया था। युद्ध होने से पहले उन्होंने मीर जाफर से कहा कि अगर आप हमारी इस युद्ध में सहायता करेंगे तो अगला बंगाल का नवाब आपको हम बनाएंगे। तो मीर जाफर उनकी बातों से सहमत हो जाता है और सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात करता है, जिससे अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को कैद कर लेते हैं और उसको मार देते हैं। बंगाल का अगला नवाब कौन होता है? तो मीर जाफर बनता है। तो आइए देखते हैं। पहले यह जानते हैं कि प्लासी का युद्ध किन कारणों से हुआ। तो प्लासी का युद्ध 3 कारणों से हुआ था। पहला तो था अंग्रेजों द्वारा नवाब के खिलाफ षड्यंत्र रचना तथा षड्यंत्र रचने वालों को बढ़ावा देना। दूसरा था नवाब की अनुमति के बिना फोर्ट विलियम की किलेबंदी को मजबूत बनाना। तो तीसरा मुख्य कारण जो था तो ये था कि मुगल शासक फर्रुखसियर द्वारा 1717 ईस्वी में अंग्रेजों को सीमा शुल्क मुक्त व्यापार के अधिकार पत्र का दुरुपयोग करना। तो मुगल शासक फर्रुखसियर द्वारा अंग्रेजों को एक अधिकार पत्र दिया गया, जिसके तहत वे बिना शुल्क दिए व्यापार कर सकते थे।
इसी अधिकार पत्र को दस्तक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दस्तक कहा जाता था। लेकिन अंग्रेजों ने इसका दुरुपयोग शुरू कर दिया। जो उनको अधिकार पत्र मिला था उसको स्थानीय व्यापारियों से बेचना शुरू कर दिए और उनसे कहते थे कि हमारा नाम बताओ, तुम कर मत देना। इससे राजस्व में बहुत बड़ा घाटा होने लगा। तो सिराजुद्दौला सबको कर मुक्त व्यापार करने की छूट दे देता है, जिससे अंग्रेजों को घाटा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने दस्तक का दुरुपयोग करते थे, स्थानीय व्यापारियों को बेचते थे और उनसे शुल्क लिया करते थे। तो अगला पॉइंट देखते हैं कि प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफर 30 जून 1757 ईस्वी को बंगाल का नवाब बनता है। जैसा कि हम लोगों ने ऊपर देखा कि प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को मार दिया जाता है और प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब कौन बनता है? तो मीर जाफर बनता है। कौन बनता है? मीर जाफर बनता है। अब मीर जाफर अंग्रेजों का कठपुतली शासक बन के रह जाता है। अंग्रेजों ने बंगाल को अब खूब लूटना शुरू कर दिया। तो जब ये लूटना शुरू कर देते हैं, जब मीर जाफर थक जाता है अंग्रेजों को देते देते, तो क्या करता है? 1760 ईस्वी में अंग्रेजों ने मीर जाफर को नवाब के पद से हटा देते हैं। जब मीर जाफर देना बंद कर देता है तो अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटा के अब किसको बना देते हैं? नवाब, बंगाल का नवाब। तो अब बनाएंगे मीर कासिम को। किसको? मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। अगला पॉइंट है कि मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर स्थापित किया। कहाँ पे किया? मुंगेर। तो आप देख रहे होंगे कि बंगाल की राजधानी लगातार बदल रही है। पहले कहाँ थी? ढाका थी। मुर्शीद कुली खां आता है और अपनी राजधानी को कहाँ स्थानांतरित करता है? तो मुर्शिदाबाद करता है। फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मीर कासिम जो आता है अपनी राजधानी को कहाँ स्थानांतरित करता है? तो मुंगेर में। तो बंगाल की राजधानियों का क्रम कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले ढाका थी, उसके बाद मुर्शिदा। तो कौन करता है? तो मुर्शीद कुली खां करता है। और मुंगेर कौन बनाता है? तो मीर कासिम बनाता है। कौन बनाता है? मीर कासिम बनाता है। अब इसी के शासनकाल में, मीर कासिम के शासनकाल में कौन सा युद्ध होगा? बक्सर का युद्ध होगा। प्लासी का युद्ध और बक्सर के युद्ध के बाद हम देखते हैं कि अंग्रेजों ने किस तरह से बंगाल पे पूरी तरह से शासन जमा लेते हैं और धीरे धीरे पूरे भारत में अपना अधिकार जमाते हैं। तो आइए बक्सर के युद्ध के बारे में देखते हैं। तो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेजी सेनापति हेक्टर मुनरो और बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ। तो बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? अंग्रेजों की तरफ से उसका सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो था। और इधर से बंगाल का नवाब मीर कासिम था, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। मतलब इधर से 3 लोग, उधर से अंग्रेज। फिर भी बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की विजय होती है। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? तो कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। और बक्सर के युद्ध में कौन सेनापति था अंग्रेजों का? तो हेक्टर मुनरो था। तो आपको याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ से इनकी डेट और सेनापतियों को पूछा जाता है। तो अगला पॉइंट है कि इस युद्ध में भी अंग्रेजों की क्या होती है? विजय होती है। बक्सर के युद्ध में भी अंग्रेजों की विजय होती है और प्लासी के युद्ध में भी अंग्रेजों की विजय होती है। इस बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों और बंगाल के नवाब हो गए, अवध के नवाब हो गए, मुगल सम्राट, इन सब के बीच एक संधि होती है जिसे इलाहाबाद की संधि के नाम से जाना जाता है। तो इलाहाबाद की 2 संधियां हुई, इलाहाबाद की प्रथम संधि, इलाहाबाद की द्वितीय संधि। किस युद्ध के बाद? तो बक्सर के युद्ध के बाद। किस युद्ध के बाद? बक्सर के युद्ध के बाद। तो इलाहाबाद की संधि की शर्तें क्या थी ये देख लेते हैं। तो अवध के नवाब ने युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए 1 लाख रुपए देता है। इलाहाबाद की संधि में अंग्रेजों द्वारा यह प्रस्ताव रखा गया कि जो भी इस युद्ध में क्षतिपूर्ति हुई है उसकी भरपाई कौन करेगा? तो अवध का नवाब करेगा। कितना देगा? तो 50 लाख रुपए देगा।
दूसरी शर्त थी कि कड़ा और इलाहाबाद के क्षेत्र मुगल सम्राट को दे दिए गए। तीसरी इनकी जो संधि थी कि अवध में बिना कर के व्यापार कर सकते हैं। चौथी थी कि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन, मतलब ये निश्चित कर दिया गया कि मुगल पे अब अंग्रेजों का आधिपत्य होगा और मुगल शासक जो होगा उसको 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन के रूप में दिया जाएगा और बंगाल का जो नवाब होगा उसको 52 लाख रुपए दिया जाएगा वहाँ के शासन को चलाने के लिए। अगला पॉइंट है कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी भी किसको मिल जाती है? अंग्रेजों को मिल जाती है। इसी युद्ध के बाद बंगाल में द्वैध शासन लागू होता है। द्वैध शासन का मतलब ये हुआ कि आधा शासन अंग्रेजों के हाथ में, आधा बंगाल के नवाब में। बंगाल में कर वसूलने का अधिकार जो मिला वो किसको मिलता है? अंग्रेजों को मिलता है। और बंगाल में प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने के लिए किसको अधिकार दिया जाता है? तो बंगाल के नवाब को दिया जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनीष को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए। तो आज हम लोगों ने बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य कैसे होता है, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, इन सब से हम लोगों ने महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा कर ली है। तो इस वीडियो को आप देखिए और इनसे संबंधित चीज़ों को याद करिए। तो कल की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अंग्रेजों ने किस तरह मैसूर पे अपना आधिपत्य जमाते हैं। तो मिलते हैं कल की वीडियो में।